हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपनी थर्ड वीडियो को, जिसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे रेनफॉल एंड रन ऑफ के बारे में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में अपना बच्चों कंप्लीट किया था। इंट्रोडक्शन चैप्टर, उसके अंदर हम पढ़ने पढ़ा था बच्चों इरीगेशन के टाइप्स पढ़े थे, और उसके अंदर हमने बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज का बच्चों हमारा चैप्टर है सेकंड, ये है रेनफॉल एंड रन ऑफ। वर्षा और अपवाह जल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि हम वर्षा की बात करें कि वर्षा हमारा वर्षा या रेनफॉल हमारी क्या होता है, ठीक है, यदि हम उसके बारे में डिस्कस करें, जैसे कि हम बात करते हैं वर्षा, तो वर्षा हमारा होती क्या है, ठीक है, ठीक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रेनफॉल। तो सबसे पहले आज क्या है डालेंगे आप रेनफॉल के बारे में, ठीक है। चलिए, रेनफॉल रेनफॉल होती क्या है बच्चों, देखिए जो हमारा बादल है, जो बादल होते हैं हमारे, ठीक है, क्लाउड होता है। जैसे कि हम बात करें, यदि हम यहाँ पे ये बारिश है, तो इसके वाटर जो हमारा बादलों से जो पानी रिलीज होता है वर्षा के रूप में, उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं रेनफॉल, ठीक है। अब ये बादल बनते कैसे, बादल हमने बताया था कल भी, हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो बादल है वो किस तरीके से जनरेट होते हैं। देखिए, जो हमारी अर्थ के सरफेस से ऊपर इवेपोरेशन के कारण हमारा क्या होता है, एक सर्कल होता है, जैसे बादल से पानी गिरा, फिर ये पानी नीचे या बर्फ से पिघल कर पानी सरफेस पर आ जाता है, और यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ पे बच्चों ये इस तरीके से वाटर हो जाता है। और इस ये वाटर यहाँ से इवेपोरेट होकर क्या है, वाष्प बनकर ऊपर जमा होता रहता है बादल के रूप में। तो बस ये बादल के रूप में, जो बादल में एकत्र होने के बाद जब अपनी अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, ये नीचे फिर बूंद के रूप में गिरता है, ठीक है। इसी को कहते हैं रेनफॉल कहते हैं। तो यदि हम डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन तरीके से लिखेंगे कि जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है, जो बादल का रूप धारण करती है, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में बादल की जल वाष्प द्रव जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी तल पर गिरती है। इस द्रव जल की बूंदों का पृथ्वी पर गिरना ही वर्षा कहलाता है, या बच्चों इसको बोल सकते हैं हम रेनफॉल, रेनफॉल कहलाता है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी हमारी हेडिंग आती है बच्चों, दूसरा आता है हमारा वर्षा की तीव्रता, ठीक है, वर्षा की तीव्रता। तो हम नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहने वाला है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हेड डालेंगे। देखिए, यदि हम वर्षा की तीव्रता की बात करें तो ये डिपेंड करता है बच्चों आपकी औसतन वार्षिक तीव्रता, कहा तीव्रता वहाँ की भौगोलिक स्थिति, स्थान की आकृति तथा मानसून की स्थिति के आधार पर विभिन्न भिन्न होती हैं। जैसे मेघालय के पहाड़ों पर सबसे अधिक वर्षा होती है तथा राजस्थान के कुछ भागों में सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के 4 माह जून से सितंबर में अधिकांश रूप से वर्षा होती है। ये वर्षा बच्चों ऑल इंडिया में, सभी पूरे भारत में ऑल इंडिया रेनफॉल मतलब वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। तो आप इसमें बच्चों इस तरीके से भी बता सकते हैं। अब यदि हम बात करें हम इसकी औसत वार्षिक वर्षा, क्या औसत वार्षिक वर्षा, ये हमारा क्या है बच्चों, सेकंड नेक्स्ट हेडिंग है। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो ये जो एवरेज रेनफॉल लिया जाता है बच्चों, ये पिछले 35 वर्षों में हुई वर्षा के औसत मान को औसत वार्षिक वर्षा कहते हैं। भारत में 35 वर्षों का वर्षा चक्र रेन साइकिल लेते हैं, ठीक है। इस कारण इस वर्षा में विभिन्न वर्षा में न्यूनतम लो रेनफॉल तथा हैवी रेनफॉल का समावेश होता है। मतलब कभी ज्यादा हो रखी होगी बारिश तो कभी कम, तो उनका सबका समावेश मतलब एक साथ कैलकुलेट करके डाटा को क्या करते हैं, उसका एवरेज एनुअल रेनफॉल बच्चों कैलकुलेट किया जाता है। वो लिया है कितना है, 35 वर्षों में। तो यदि मैं इसकी बात करूँ, ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, तो ये बच्चों आपसे पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि 35 वर्षों में 35 वर्षों का डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्या आता है, समावेशित समवृष्टि रेखा, आइसो हाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक शॉर्ट नोट में डेफिनेशन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। आइसो हाइट क्या होती है, ठीक है, इसको समवृष्टि रेखा कहते हैं।
तो ये होता क्या है बच्चों, दिखेगा समान वर्षा वाले क्षेत्र के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समवृष्टि रेखा कहलाती है। यह समोच्च रेखा, मतलब जिसको समोच्च रेखा इंग्लिश में कंटूर लाइन के समान होती है। इनकी दो विशेषताएं होती हैं, इसकी दो विशेषताएं हैं। नंबर एक, पहली विशेषता क्या है, विभिन्न समवृष्टि की दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती, ठीक है। और दूसरी होती है, यह रेखा एंडलेस अर्थात बंद होती हैं। यदि यदि पृथ्वी पर बंद नहीं हुई तो भूमि तल के बाहर निकलकर समुद्र में बंद होंगी। तो ये बच्चों क्या होती हैं, जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहां पर जरूर बंद होती है, यदि बंद नहीं होती तो समुद्र में जाकर बच्चों बंद होती हैं। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। होता क्या है, जो समान वर्षा वाले क्षेत्र के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समवृष्टि रेखा कहते हैं, आइसोहाइट कहते हैं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन की 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग नेक्स्ट आती है आपकी मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। क्या बच्चों, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल के बारे में आपसे पूछा जाता है, ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखेंगे किसी निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय में कितनी वर्षा हुई ज्ञात करने को वर्षा मापन कहते हैं। मतलब किसी निर्धारित स्थान पर और निर्धारित समय में कितनी वर्षा हुई, उसको क्या कहते हैं बच्चों, वर्षा मापन कहते हैं, जिसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। वर्षा मापन के लिए प्रयोग किए गए इंस्ट्रूमेंट को रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेन गेज कहते हैं। वर्षा मापन का एक साइकिल प्रातः 24 घंटे लिया जाता है, अतः प्रतिदिन निर्धारित समय पर 24 घंटों में हुई वर्षा को वर्षा मापी से ज्ञात कर लिया जाता है। वर्षा का मापन mm या सेंटीमीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में लिया जाता है। सामान्यतः समतल क्षेत्रों में 75 से 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए मात्र एक वर्षा मापी स्थापित किया जाता है। पहाड़ी स्थानों में यह क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है। इसका अभिलेख मतलब जो रिकॉर्ड होता है मौसम, राजस्व आदि विभागों में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आप इसके मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। हम आगे बात करें तो इसमें जो हम रेन गेज यूज करते हैं वो कौन से रेन गेज होते हैं, पहले रेन गेज के बारे में पढ़ते हैं। तो हेड डालेंगे रेन गेज, किसी निश्चित अवधि में निर्धारित स्थान पर यह मानते हुए कि ऋषण, वाष्प तथा अन्य किसी भी प्रकार से वर्षा का यानी नष्ट पानी, ये बच्चों क्या है, आपका पानी नष्ट नहीं हुआ है। वर्षा की परत की मोटाई mm में मापने को वर्षा मापन कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कहते हैं। वर्षा मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा मापी को समतल आधार पर स्थापित करना चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों एक आपका ऑर्डिनरी या नॉन ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड रेन गेज, और दूसरा होता है सेल्फ रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेन गेज, ठीक है। दो तरीके के होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सीमेन का साधन वर्षा मापी या स्वचालित वर्षा मापी, ठीक है। तो यदि हम बात करें पहले की, जो ऑर्डिनरी या फिर नॉन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है वो किस तरीके से काम करता है, इसके सिद्धांत की बात करें तो ये क्या होता है, वर्षा के माप पर क्षेत्र के विस्तार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। वर्षा जल को किसी भी प्रकार से नष्ट होने से पहले निर्धारित क्षेत्र पर एकत्र कर माप करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब कुछ इसका जो डायग्राम बच्चों इस तरीके से बनाया जाता है। ये क्या होता है, इसका एक बॉक्स होता है, ये मैसनरी ब्लॉक होता है जो 600 इंटू 600 mm का बच्चों बनाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर इसको स्थापित किया जाता है, जो हमारा बीकर ट्यूब होती है, ठीक है। इसके ऊपर इसको स्थापित किया जाता है। और जो ये हमारा बीकर होता है, बीकर का शेप इसकी जो कितना 210 mm होती है, 25 mm, ये 25 mm के बच्चों ये होते हैं। और फिर ये 50 mm ये बीकर होता है। इसके अंदर ये बच्चों बीकर का गिलास होता है जिसकी जो डेंसिटी होती है 127 mm होती है। जब वाटर ऊपर से यहाँ वाटर गिरता है तो वाटर क्या होता है, इसमें एकत्रित होता रहता है, ठीक है।
ये कांच ग्लास बोतल होती है और इसकी जो हाइट होती है बच्चों यहाँ से कितनी होती है 200 और यहाँ से होती है 203 मीटर, जो हमारे अंदर का बीकर होता है। ये हमारी जो है मेजरमेंट किट होती है, मेजरमेंट ट्यूब होती है या मेजरमेंट ग्लास बोल सकते हैं, जिसमें आपको मेजरमेंट आपको शो हो रहा होगा बच्चों इस वाले में। ठीक है, ये कीप होती है जिसे फेनल बोलते हैं, और टीन की खोखला होता है। ये क्या होता है बच्चों, टीन का खोखला होता है। इसकी जो हाइट होती है 300 mm होती है। तो ये आपको पूरा डायग्राम बच्चों आना चाहिए। इसको डायग्राम के बच्चों आपको नंबर मिलते हैं। अब यदि हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट बच्चों आपका क्या क्या होता है अभी हमने समझे, फिर भी एक बार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कांच या प्लास्टिक की बोतल जिसका आंतरिक व्यास 127 mm हो, तो कीप जिसका ऊपरी व्यास 127 mm वो प्रयोग में लाई जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से बोतल तथा कीप को धातु के खोल केसिंग में रखा जाता है तथा यह खोल चिनाई या सीमेंट कंक्रीट के 600 x 600 mm के ब्लॉक पर रखा जाता है। बोतल का तल क्षैतिज रहे का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बोतल को क्षैतिज रखने से कीप का ऊपरी भाग भी क्षैतिज हो जाता है, जिससे कीप क्षेत्र के पूरे क्षेत्रफल का वर्षा जल बोतल में पहुंचा देगा। कीप का वार्षिक शीर्ष ब्लॉक ऊपरी तल से 300 ऊंचा होना चाहिए, जिससे बाहर का पानी उछलकर कीप में न पहुंच पाए। ठीक है, तो ये होता है बच्चों इंस्ट्रूमेंट या इसकी विधि। तो अब इसका वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है। जब वर्षा होती है तो बिना किसी हानि के कीप के ऊपर का वर्षा जल कीप द्वारा बोतल में एकत्रित होता रहता है। प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर बोतल का पानी आंशिक जार में मापकर गत 24 घंटों में हुई वर्षा ज्ञात की जाती है। सामान्यतः प्रातः 8 से 8:30 के मध्य यह रीडिंग आप ले सकते हैं, यह रीडिंग ली जाती है। ठीक है बच्चों, और फिर एक बच्चों उसमें क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, ये होता है बच्चों नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज। एक होता है, दूसरा होता है बच्चों सेल्फ रिकॉर्डेड या फिर होता है ऑटोमेटिक रेन गेज। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है टिपिंग बकेट रेन गेज, एक होता है बच्चों वेविंग टाइप रेन गेज, और एक होता है आपका फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि बात करें टिपिंग बकेट रेन गेज कैसा होता है उसके बारे में देखो हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमारा जो टिपिंग बकेट रेन गेज होता है, जो हमारा सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है, इसके बारे में हम लिखेंगे, जल्दी से हाइड डालेगा। इस वर्षा मापी में कीप के ठीक नीचे 2 नन्ही बाल्टियां, छोटी छोटी बाल्टियां लगी होती हैं। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से होता है बच्चों इसका। ठीक है, एक इसमें हमारी ये क्या होती है, टिपिंग बकेट्स होती हैं, छोटी छोटी बाल्टियां होती हैं, और ये रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी होती है। यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है। कलेक्टिंग बोतल नीचे होती है और स्टैंड होता है, ये पूरे एक स्टैंड होता है, इसके साथ में अटैच होती है। और ये होता है रिसीवर। कौन सा होता है रिसीवर, आपका ये होता है, इसका डाया होता है। ठीक है, रिसीवर होता है। ये आपका जो बोतल है, जो वाटर है, वाटर जो यहाँ से आएगा, ये वाटर जो अभी वाटर यहाँ पे आएगा रेनफॉल के द्वारा, तो ये होकर यहाँ पे कलेक्ट होता हुआ ये इसमें बाल्टी में गिरेगा और फिर ये डिस्चार्ज होता रहेगा। तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है, उसके द्वारा बच्चों यहाँ पे ये सेल्फ वर्क करता रहता है। तो लिखेंगे नन्ही बाल्टियाँ कितनी 0.25 एम वर्षा मापे की इस प्रकार लगी रहती है कि वर्षा जल कीप से गिरकर एक बाल्टी में एकत्रित होता रहता है। इसके भरते ही स्वतः वह उल्टी हो जाती है तथा दूसरी बाल्टी पहली बाल्टी का स्थान ग्रहण करके भरने लगती है। भरते ही दूसरी बाल्टी स्वतः उलट जाती है, तब पहली बाल्टी पुनः स्थान ग्रहण करती है। इस प्रकार बाल्टियों के भरने व लौटने की संख्या एक विद्युत सर्किट द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित होता रहता है। इससे वर्षा का मापन ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बच्चों दूसरा, जिसे कहते हैं वेइंग टाइप तुला विधि या वेइंग टाइप रेन गेज। ठीक है, इस विधि में कीप द्वारा पानी एक टैंक में एकत्र होता रहता है। यह टैंक एक स्प्रिंग लीवर तुला पर रखा होता है। तुला का संबंध एक कॉलम से होता है जो घूमने वाले ग्राफ पेपर लगे इस पर निशान देता रहता है। यह 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। वर्षा का तीव्रता तथा कुल वर्षा की मात्रा गणना ग्राफ पर कर ली जाती है। अब ये कुछ इस टाइप का होता है बच्चों, आपका डायग्राम जो होता है तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। आपका देखो रिसीविंग फनल होते हैं, ठीक है, और वेविंग टैंक होता है, ये वेविंग टैंक है। ये स्प्रिंग लीवर बैलेंस होती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इस
प्रेशर आता है तो यहाँ पे एक ग्राफ बनता चला जाता है, इसके इसे कहते हैं पैन। ये एक पैन का वर्क करता है और घूमने, ये क्या रोटेटिंग ड्रम होता है, ये रोटेटिंग करता रहता है और ग्राफ यहाँ पे इस पर बनता चला जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। अब आता है बच्चों थर्ड होता है फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। फ्लोटिंग टाइप रेन गेज आपका कुछ इस टाइप का होता है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, डिस्चार्ज देखो, सबसे पहले हम बात करें तो रिसीविंग ड्रम होता है। रिसीविंग ड्रम आपका ये रहा और ये होती है पेन। जो पेन होता है, पेन से दोबारा बच्चों इस पर एक ग्राफ बनता रहता है और ये रोटेट करता रहता है। एक ग्राफ पेपर लगा होता है इसके ऊपर। इसके बाद ये स्टैंड होता है, जो कनेक्टिंग रोड होती है। ठीक है, ये फ्लोटिंग चैम्बर होता है पूरा पूरा और ये फ्लोट होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वाटर है, वाटर आपका यहाँ पर आता है इसके अंदर। रिसीविंग ट्यूब होती है, रिसीविंग ट्यूब के द्वारा वाटर यहाँ पे नीचे गिरता है। ठीक है, और साइफन कोस्ट होती है। साइफन कोस्ट के जो वाटर यहाँ पे जब एकत्रित हुआ तो वो वाटर यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ से निकास डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आगे इसमें लिखेंगे कुछ अब थ्योरी। यदि हम बात करें इस विधि में, वर्षा जल एक चैम्बर में एकत्रित होता है जिसमें एक फ्लोट लगा होता है जो वर्षा के कारण प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर में का जल से ऊपर उठता रहता है। फ्लोट का संबंध एक पेन से होता है जो घूमने वाले ड्रम पर निशान डालता रहता है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। प्रकोष्ठ में पानी निर्धारित ऊंचाई तक एकत्रित होता है। पानी का तल उस ऊंचाई से अधिक होते ही साइफन द्वारा बाहर निकल जाता है। यह पेन ग्राफ पर पुनः नीचे तल पर आ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों इस पे डेंसिटी निकाल लेते हैं। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कर्व। ठीक है, जो हमारा कर्व बनता है, वर्षा तीव्रता का जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है वो हम इसको आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। हमने अभी तक ग्राफ पढ़ा, ग्राफ के बारे में किस तरीके से बनता है। देखिए लिखते हैं, इसमें होता कैसा है, कुछ ग्राफ आपका इस तरीके से होता है कि देखिए वर्षा की, ये वर्षा की इतनी डेंसिटी है कि कितनी हाइट तक गया। सपोज दैट ये यहाँ तक गया तो इसकी कितने 5 mm इसकी हाइट तक होगी। अब यदि हम बात करें इसकी हाइट तक, ये कितनी हाइट तक गया तो ये आपका 7.5 या 7.25 तक गया। फिर इसके बाद इसका ग्राफ आया तो ये समय है, यहाँ पे टाइम नोट करते हैं, ये इतने 6 घंटे में इतना आया। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका ये वाला ग्राफ है, ये पॉइंट आया, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे ग्राफ, ये क्या होता है, ये आपका इंक्रीज मतलब कितनी mm में हुई और कितने समय, ये टाइम को शो करता है। ठीक है, ये टाइम को शो करता है। तो अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। सेल्फ रिकॉर्डिंग वर्षा मापी से हमें कुल वर्षा किस समय कितनी वर्षा को तीव्रता रही का ज्ञान हो जाता है। ग्राफ पर बने वक्र का ढाल वर्षा की तीव्रता को दर्शाता है। यदि ग्राफ रेखा क्षैतिज है तो यह बतलाती है कि इस समय वर्षा नहीं हुई है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली है तो उस समय क्या दिखाती है, वर्षा नहीं हुई है। ये सपोज दैट ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो समय टाइमिंग रहा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम रहा, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्पेस होगा इसको क्या यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है और इम्पोर्टेंट है, रन ऑफ। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये आपसे डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। इसको हैंडल है रन ऑफ, इसे कहते हैं अफवाह। अफवाह होता क्या है बच्चों, सपोज दैट आपका कुछ एरिया है, ये एक क्या है आपका एरिया है, और एरिया क्या, इस एरिया के अंदर ये आपका क्या है बच्चों, ये एरिया है, और इस एरिया के अंदर आपका क्या है, पूरी वर्षा, इस एरिया में जितनी भी वर्षा हुई, सपोज दैट आपका बारिश होनी शुरू हुई और बारिश हो रही है, पूरे एरिया में बारिश होगी, तो वो बारिश का पानी क्या होगा, एक नाली के रूप में बहने लग जाएगा और छोटी छोटी नालियों से बहता हुआ एक वो बड़ी नाली के रूप में एकत्रित होकर वो बड़े नालों में पहुंच जाता है, या नदियों में या नाले में बह जाता है। ये ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, धाराएं। तो इसी को क्या कहते हैं, रन ऑफ। मतलब एक पूरे क्षेत्र का पानी किसी छोटी छोटी नालियों में एकत्रित होकर वह बड़ी नालियों में एकत्रित होते हुए नदी या नालों में मिल जाता है, उसी को कहते हैं रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम बना लीजिएगा कि वाटर शेड बोलते हैं, क्या है, वाटर शेडेड है, और स्ट्रीम होती है, ये जो है स्ट्रीम्स हैं, इनमें वाटर फ्लो होता है। अब इसको थ्योरी की बात करें, थ्योरी किस तरीके से लिखेंगे, वर्षा से भूमि तल पर गिरे पानी का कुछ अंश रिसकर भूमि तल में बदल जाता है, कुछ अंश पुनः वाष्पीकृत हो वायुमंडल में पहुंच जाता है। अब बचे जल में से झील, तालाब, गड्ढे आदि जो भूमि तल पर प्राकृतिक रूप से बने होते हैं अथवा कृत्रिम रूप से बना दिए जाते हैं को भरने के उपरांत शेष बचा जल भूमि तल पर प्राकृतिक धाराओं, नदी, नालों, झरनों आदि के रूप में ऊंचे तल से निचले तल की ओर बहता है। यह बहता हुआ पानी ही
अपवाह कहलाता है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन दे सकते हैं। मतलब जब आपकी वर्षा होती है तो वर्षा का देख, सपोज है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ। सपोज दैट आपका ये कुछ एरिया है और इस एरिया में बच्चों क्या हुआ, आपका बारिश वर्षा हुई। अब वर्षा जैसे ही बादल यहाँ पे बारिश हुई तो ये आपका ड्राई है कंडीशन में है और यहाँ पे पानी गिरा आपका इस एरिया में, तो कुछ क्या होगा, कुछ वाटर तो बच्चों आपका इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, मतलब आपको क्या होगा वो अर्थ के नीचे चला जाएगा। और कुछ वाटर क्या होगा वो इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट मतलब ऊपर वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, कुछ वाटर तो आपका नीचे चला गया और कुछ वाटर बच्चों आपका ऊपर उड़ गया। ठीक है, ये इनफिल्ट्रेशन होगा या इवेपोरेट होगा, मतलब नीचे की ओर चला जाएगा, धरती में समा जाएगा, मतलब अर्थ के अंदर समा जाएगा। और जो बचा हुआ पानी है वो क्या होगा, वो आपका एक स्टीम के रूप में या नालियों के रूप में एकत्रित होकर एक बच्चों धारा के रूप में नालों या झरनों में एकत्रित होता चला जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अफवाह कहते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं रेनफॉल कहते हैं। सपोज यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ से पानी कलेक्ट हुआ, फिर यहाँ से कलेक्ट हुआ, यहाँ से कलेक्ट हुआ और एक स्ट्रीम के रूप में बच्चों वो बहने लगा और एक स्ट्रीम में बहते बहते वो एक नाले के रूप धारण कर लेता है और वो फिर वो जाके नदियों में मिल जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बस रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए ये आप यहाँ तक आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना इसको प्रभावित करने वाले कारक और फिर पढ़ेंगे अपना अफवाह, और इसको जो अफवाह है अफवाह को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जो फैक्टर है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे और सभी स्टूडेंट को के ग्रुप में बच्चों इसको सेंड करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जिससे बच्चों हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आ सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।